So, welcome everyone in the new session of class 9. I am your biology teacher. I am going to have a new session of class 9, that is the fundamental unit of life chapter से related एक नया lecture है. ठीक है, previous lecture में हमने क्या डिस्कस किया था, that is about the Golgi body. ठीक है, और इस lecture में हम डिस्कस करने वाले हैं लाइसोसोम के बारे में, जिसका फॉर्मेशन कौन कर रहा था, Golgi body, है ना. तो Golgi body के बारे में हमने क्या पढ़ा था. ठीक है, क्लास 9 का फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ ये हम कंटिन्यू रखते हैं. और प्रीवियस लेक्चर में हमने गोल्जी बॉडी के बारे में बहुत सारे पॉइंट्स स्टडी कर रखे थे और उसमें से क्या बातें थी, थोड़ा सा उसका क्विक रिवीजन देखते हैं और फिर न्यू लेक्चर की ओर आगे बढ़ते हैं. ठीक है, तो न्यू लेक्चर की ओर आगे बढ़ने से पहले हमें जानना है कि हमने पिछले लेक्चर में क्या स्टडी किया था अबाउट गोल्जी बॉडी, है ना. हमने गोल्जी बॉडी के बारे में स्टडी की थी. गोल्जी बॉडी को हम गोल्जी एपेरेटस और गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, है ना. और गोल्जी बॉडी का फंक्शन कैसे डिटरमाइन किया था हमने, इसके बेसिकली 4 फंक्शन हमने देखे थे. पहला फंक्शन था कि स्टोरेज, है ना, स्टोरेज. फिर दूसरा था कि मॉडिफिकेशन. मॉडिफिकेशन के बाद ये क्या करती थी, पैकेजिंग. मॉडिफिकेशन देन आफ्टर पैकेजिंग. ठीक है, पैकेजिंग के बाद ये क्या करती थी, ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है, तो ये 4 फंक्शन हमने गोल्जी बॉडी के देखे थे और किस तरीके से ये फंक्शन को परफॉर्म करती है, ये सारे मैकेनिज्म हमने स्टडी कर रखा था. और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से किस तरीके से इसकी फंक्शनिंग एसोसिएट है ये भी हमने जान लिया था. वो कैसे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो भी मटेरियल सिंथेसाइज करता है उसी मटेरियल की मॉडिफिकेशन हमारी गोल्जी बॉडी करता है ना. और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कुछ भी मटेरियल मॉडिफाई जो भी फॉर्म करता है उस मटेरियल को एक वेसिकल में पैक करके गोल्जी बॉडी के पास ट्रांसफर कर देता है. जिस वैक्यूल के थ्रू या जिस वेसिकल के थ्रू गोल्जी बॉडी के पास हमारा मटेरियल ट्रैवल करके जा रहा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टिंग वेसिकल. ट्रांसपोर्टिंग वेसिकल. और फिर गोल्जी बॉडी भी जो मॉडिफाइड मटेरियल को बनाता है उसको एक नए वेसिकल में पैक करके पूरे ट्रांसपोर्टेशन में यूज करता है. उस वेसिकल को हम क्या बोलते थे, सिक्रीटरी वेसिकल, है ना. तो ये सारी बातें हमने स्टडी कर रखी थी. और गोल्जी बॉडी प्लांट एनिमल सारे यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर में पाया जाता है. बस सबके शर्त ये होनी चाहिए कि वो सेल कैसी हो, यूकैरियोटिक सेल हो, है ना. यूकैरियोटिक सेल हो, बाकी सब जगह पाया जाएगा एक्सेप्ट प्रोकैरियोट, है ना. प्रोकैरियोट मतलब बैक्टीरियल सेल. ठीक है, गोल्जी बॉडी के बारे में और हमने जाना था कि ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है ना. सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होने के साथ साथ इसके 2 फेसेस होते हैं. वो किस तरीके से अरेंज होते हैं, एक न्यूक्लियस के साइड वाला उसको हम बोलते थे सिस फेस और एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साइड वाला जिसको हम क्या बोलते थे, ट्रांस फेस, है ना. तो ये हमने फेसेस पढ़ लिए थे. फेसेस के अलग अलग नेम देखा था. कॉन्केव फेस सिस को बोलते थे, कॉन्वेक्स फेस ट्रांस को बोलते थे, फॉर्मिंग फेस, मैच्योरिंग फेस. ये सारी बातें हमने गोल्जी बॉडी के बारे में स्टडी कर लिखी थी. तो अब हमें अपना न्यू लेक्चर स्टार्ट करना है, दैट इज रिलेटेड विद द लाइसोसोम. लाइसोसोम. ठीक है, नया लेक्चर हमारा बिगिन होता है व्हिच इज अबाउट लाइसोसोम. लाइसोसोम क्या है, हमने गोल्जी बॉडी के बारे में ना एंड में ये भी डिस्कस किया था कि कुछ ऐसी मॉडिफिकेशंस वो कर देती है जिसका यूज कहीं भी सेल में नहीं होता है, जिसकी वजह से कुछ वेसिकल्स, है ना, वो उनमें मटेरियल पैक रहता है मॉडिफाइड मटेरियल और वो वेसिकल का कोई यूज नहीं होता, कहीं भी ट्रांसपोर्ट नहीं होता, तो वो हमारे सेल में एक जगह पे स्टोर्ड हो जाता है. और कुछ टाइम के बाद उसके अंदर जो मॉडिफाइड मटेरियल है वो बहुत ही ज़्यादा एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट हो जाता है और धीरे 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 वो डाइजेस्टिव एंजाइम की तरह एक्ट करने लगता है. और उसी वेसिकल को नाम दे दिया गया था लाइसोसोम. उसी वेसिकल का नाम पड़ा था लाइसोसोम, है ना. तो लाइसोसोम क्या है इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं. यहाँ पे कुछ पॉइंट मेंशन है, वो क्या है. पहली बात यहाँ पे जो लाइसोसोम के बारे में दे रखी है कि सिंगल मेम्ब्रेन, मतलब जो हमारा लाइसोसोम है एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है. सिंगल मेम्ब्रेन है इसके पास, इसका मतलब ये कि ये प्रोकैरियोट में एब्सेंट होगा, यूकैरियोट में प्रेजेंट होगा. इस स्टेटमेंट से हमें ये पता चला कि इट इज प्रेजेंट इन यूकैरियोट क्योंकि इसके पास मेम्ब्रेन है ना. यूकैरियोट में तो सारे प्रेजेंट होते हैं, मेम्ब्रेन हो चाहे ना हो. बात आती है हमारे प्रोकैरियोट की. ठीक है, तो ये यूकैरियोट में प्रेजेंट है बट प्रोकैरियोट में एब्सेंट होते हैं. प्रोकैरियोट में नहीं प्रेजेंट होते हैं क्योंकि प्रोकैरियोट किसी भी मेम्ब्रेन
मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर को नहीं कंटेन करता। ठीक है, दूसरी बात क्या है यहाँ पे, प्लांट प्लस एनिमल, मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा लाइसोसोम होता है ना, ये प्लांट की बॉडी में भी पाया जाता है प्लस एनिमल की बॉडी में भी पाया जाता है। ठीक है, प्रेजेंट इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल हो, दोनों में लाइसोसोम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दूसरी बात, नॉट इन प्रोकैरियोट, ये प्रोकैरियोट में एब्सेंट होते हैं, है ना, प्रोकैरियोट में ये एब्सेंट होते हैं, ये बात हमने अभी ही डिस्कस कर ली है, नॉट इन प्रोकैरियोट। ठीक है, ये प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं, नॉट इन प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट में एब्सेंट है, क्यों एब्सेंट है उसका एक रीजन है, और वो रीजन क्या है कि जो लाइसोसोम है उसके पास मेम्ब्रेन है और प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर टोटली एब्सेंट, इसी वजह से लाइसोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है। क्यों एब्सेंट है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन, it is absent in prokaryotic cell। ठीक है, due to the presence of membrane it is absent in prokaryotic cell। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल दिया, सैक लाइक, मतलब इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, सैक की तरह, सैक लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें क्या है, सैक मतलब क्या होती है, बोरी, बोरी के जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, बोरी के जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है जिसमें क्या कंटेन करता है, ये digestive enzyme, digestive enzyme कंटेन करता है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोलती है, फ्लूइड फिल्ड, मतलब ये जो हमारा स्ट्रक्चर सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसके पास एक सिंगल मेम्ब्रेन है, उसमें क्या भरा होता है, फ्लूइड, और वो कैसा फ्लूइड होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम। ठीक है, उसी फ्लूइड को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम। ठीक है, फ्लूइड कॉल्ड डाइजेस्टिव एंजाइम। ठीक है, मतलब इससे हमें क्या कंक्लूजन मिला कि जो हमारा लाइसोसोम होता है वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, यूकैरियोट में प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोट में टोटली एब्सेंट होता है बिकॉज ऑफ द मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम कंटेन होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे लाइसोसोम के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोलते हैं, नेक्स्ट है लाइसोसोम के बारे में, लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम के बारे में कि डाइजेस्टिव एंजाइम, ये वही बात कि इसमें क्या कंटेन होता है, वो जो फ्लूइड है उसी फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है, उसी फ्लूइड को यहाँ पे फिर से बताया जा रहा है कि वो जो भी फ्लूइड हमारे सैक लाइक स्ट्रक्चर ऑफ लाइसोसोम में कंटेन होता है वो क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। ठीक है, फिर एंजाइम ऑफ ईआर, अब देख लो ये स्टेटमेंट से क्या फर्क पड़ता है, क्या मतलब होता है इस स्टेटमेंट का कि एंजाइम ऑफ ईआर, ईआर यहाँ पे क्या है, ईआर मतलब यहाँ पे है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अब यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या मतलब आ गया कि लाइसोसोम में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो हमें ये बताया है कि हमारा जो लाइसोसोम है, ठीक है, हमारा जो लाइसोसोम है वो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अराउंड एक सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ठीक है, ये रही उसकी मेम्ब्रेन जो 1 है। ठीक है, जो कि 1 है, ये उसकी मेम्ब्रेन है और ये हमारा लाइसोसोम है। ठीक है, जिसमें क्या कंटेन है, जिसमें कंटेन है बहुत सारे एंजाइम। ठीक है, जिस एंजाइम को हम बोलते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम आया है वो कहाँ से आया है, वो कहाँ से डिराइव होकर आ रहा है, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इनडायरेक्टली डिराइव होकर के आता है। इसीलिए यहाँ पे बोला है कि एंजाइम ऑफ ईआर। ये कैसे पता कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रहा है, देखो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, जो क्या करता है, रॉ मटेरियल सिंथेसाइज करता है और उसी रॉ मटेरियल को कौन यूज करता है, गोल्जी बॉडी। ठीक है, सिंथेसाइज रॉ मटेरियल। ठीक है, सिंथेसाइज रॉ मटेरियल, और उस रॉ मटेरियल को कौन यूज करता है, उस रॉ मटेरियल को यूज करती है गोल्जी बॉडी।
ठीक है, जो कैसी होती है, ऐसे सिस्टर्नी शेप, है ना। उस रॉ मटेरियल को कौन यूज कर रहा है, गोल्जी बॉडी, यूज्ड बाय गोल्जी बॉडी। ठीक है, ये अपना ER जो रॉ मटेरियल बना रहा है और उस रॉ मटेरियल को यूज करता है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी रॉ मटेरियल को यूज कैसे करता है, ये अपने सिस्टर्नी पे वेसिकल्स के थ्रू यहाँ पे स्टोर करेगा मटेरियल को, फिर उसमें शुगर का एडिशन करके चीजों को मॉडिफाई करेगा और मॉडिफाई करने के बाद उसको एक नए वेसिकल में पैक करके ट्रांसपोर्ट कर देगा जहां भी रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो इस तरीके से गोल्जी बॉडी रॉ मटेरियल का यूज करता है। कभी कभी क्या होता है कि ये गोल्जी बॉडी कुछ ऐसी चीज का फॉर्मेशन कर देता है जिसका यूज हमारे सेल में कहीं भी नहीं होता और वो चीज ऐसे ही सेल में पड़ी रह जाती है। ठीक है, sometime Golgi body forms such a material not used anywhere throughout the cell, ठीक है, कभी कभी गोल्जी बॉडी कुछ ऐसी चीजों का मॉडिफिकेशन कर देता है जिस चीज का यूज हमारी सेल में कहीं पे भी नहीं होता। ठीक है, तो क्या होगा, वो चीज क्या थ्रू हो जाती है, नहीं तो वो ऐसे ही हमारे सेल में स्टोर्ड होती है, ठीक है, स्टोरेज करके उसको रख दिया जाता है। वो ऐसे हमारे सेल में, अगर ये हमारी सेल है तो ऐसे ही एक जगह पे स्टोर रहे, पड़ी रहेगी। ठीक है, तो बाद में क्या होता है, इसके अंदर कुछ मटेरियल तो है जो मॉडिफाई हुआ था, ठीक है, गोल्जी बॉडी में मॉडिफाई किया था, तो वो इस तरीके से स्टोर करके रख देगी। बाद में क्या होगा कि इसी स्टोर्ड मटेरियल को जब कोई यूज नहीं करेगा तो बहुत लॉन्ग टाइम के लिए हमारे सेल में पड़ा रह जाएगा और धीरे धीरे जैसे फैक्ट्री से कोई चीज बन के आती है तो कुछ टाइम के बाद वो एक्सपायर हो जाती है ना, और एक्सपायर होने के बाद वो चीज और भी ज्यादा डेंजर हो जाती है। उसी तरीके से जो भी मटेरियल इस गोल्जी बॉडी ने इस वेसिकल में पैक करके रखा था, ठीक है, अब वो चीज क्या हो गई हमारी, धीरे धीरे से ऐसा समझो कि वो एक्सपायर हो रही है, वो जो भी चीज बनी थी। ठीक है, तो वो क्या एसिडिक में कन्वर्ट होने जा रही है, जो भी चीज बनी थी वो एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट होती चली जाएगी और एक टाइम के बाद वो एसिडिक मीडियम एक डाइजेस्टिव एंजाइम की तरह एक्ट करने लगता है। ठीक है, एक टाइम के बाद यही एसिडिक मीडियम डाइजेस्टिव एंजाइम की तरह एक्ट करने लगता है। ठीक है, तो ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम ओवरऑल हमको इस लाइसोसोम में दिख रहा है, ठीक है, ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम ओवरऑल हमको इस लाइसोसोम में दिख रहा है, वो कहाँ से आया, वो गोल्जी बॉडी ने मॉडिफिकेशन की, उसी मॉडिफिकेशन से आया। और गोल्जी बॉडी ने जो मॉडिफिकेशन की है, ठीक है, गोल्जी बॉडी ने ये जो मॉडिफिकेशन की है, इस मॉडिफिकेशन का मटेरियल कहाँ से आया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने उस चीज के लिए रॉ मटेरियल दिया, तभी तो जाकर के ये मॉडिफिकेशन हुआ गोल्जी बॉडी में और जाकर के सेल में ऐसे स्टोर हो गया, बाद में वो डाइजेस्टिव एंजाइम में कन्वर्ट हो गया। ओवरऑल इस पूरे मैकेनिज्म का रीजन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने जो बनाया था रॉ मटेरियल। इसी रॉ मटेरियल की वजह से ऐसा मॉडिफिकेशन हुआ और इसी मॉडिफिकेशन की वजह से बाद में जाकर के वो एसिडिक मीडियम में बदल के डाइजेस्टिव एंजाइम की तरह एक्ट करने लगा। इसीलिए यहाँ पे इस स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि एंजाइम्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब ये जो एंजाइम हमारे लाइसोसोम में प्रेजेंट होता है वो कहाँ से आ रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रहा है। हमने देख लिया कैसे आ रहा है कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी बॉडी को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है और उस रॉ मटेरियल की मॉडिफिकेशन से कुछ न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है और वो न्यू सब्सटेंस बाद में एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट होकर डाइजेस्टिव एंजाइम की तरह एक्ट करने लगता है। ओवरऑल उसे हम लाइसोसोम बोलते हैं। तो लाइसोसोम में जो मटेरियल था, जो फ्लूइड मटेरियल जिसे हम डाइजेस्टिव एंजाइम बोल रहे थे, वो कहाँ से आया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोलती है, डिस्पोजल सिस्टम क्लीन द सेल, मतलब क्या कि ये जो हमारा लाइसोसोम है, ठीक है, ये जो हमारा लाइसोसोम है ये कैसे एक्ट करता है हमारे सेल में, जो हमारा लाइसोसोम है ये डिस्पोजल सिस्टम की तरह एक्ट करता है। डिस्पोजल सिस्टम का मतलब डस्टबिन लाइक एक्ट करता है, डस्टबिन लाइक एक्ट करता है। ठीक है,
जो भी वेस्ट होगा उसको ये ईट अप कर जाएगा या और हमारे सेल को क्लीन कर देगा। ठीक है, तो ये हमारे सेल को डिस्पोजल सिस्टम जैसा फंक्शनिंग प्रोवाइड करता है। ओवरऑल लाइसोसोम की फंक्शनिंग बताओ कैसे होती है। देखो, लाइसोसोम की अगर फंक्शनिंग समझनी है ना तो हमें दो तीन बातें जाननी होगी कि जैसे लाइसोसोम, ठीक है, सपोज ये हमारी एक सेल है, ठीक है, और सेल में ये बना हमारा एक न्यूक्लियस है, ठीक है। ऑफ कोर्स न्यूक्लियस के अराउंड ये उसकी मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है तो दो मेम्ब्रेन बना लेंगे, ठीक। और सपोज एक हमारा स्ट्रक्चर हमने जो स्टडी कर रखा है, नहीं अभी हम उसकी नेक्स्ट में स्टडी करेंगे, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया नाम का है एक स्ट्रक्चर है, ये क्या एक हमारा सेल ऑर्गेनेल, ये हमारा एक सेल ऑर्गेनेल है। पहले तो पढ़ा ही होगा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया क्या, हमारे सेल में जितनी भी एनर्जी बनती है वो माइटोकॉन्ड्रिया से ही बनती है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया नाम का एक हमारा सेल ऑर्गेनेल है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया नाम का हमारा ये सेल ऑर्गेनेल है, ठीक है। अभी क्या है हमारा ये सेल जो है, इसको मैं ये आ गया हमारा सेम टू सेम स्ट्रक्चर, ठीक। तो देखो, ये हमारी एक सेल है जिसमें कि माइटोकॉन्ड्रिया है, ये भी हमारी एक सेल है जिसमें कि माइटोकॉन्ड्रिया है। ग्रीन कलर से जो मैंने शो किया है वो क्या है, वो है हमारा न्यूक्लियस, ठीक है। ये क्या है हमारा न्यूक्लियस, ठीक है, और ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन। अब क्या हुआ कि पहले एक कंडीशन थी जिसमें ये जो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है, एनर्जी प्रोडक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन होता है एनर्जी प्रोडक्शन, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का ये फंक्शन है। तो अब क्या हुआ, हमारी एक सेल जो माइटोकॉन्ड्रिया जिसमें प्रेजेंट है, और अभी ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, ये कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, एनर्जी जो भी प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ ATP, in the form of ATP। ATP के फॉर्म में ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है हमारे सेल में। अभी ये माइटोकॉन्ड्रिया के लेक्चर में पढ़ेंगे ATP क्या है, कैसे प्रोडक्शन होता है, ठीक है। वेल अभी इतना समझो कि माइटोकॉन्ड्रिया नाम का एक सेल ऑर्गेनेल है जो हमारे सेल में प्रेजेंट है, वो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए रिस्पांसिबल होता है, जो भी एनर्जी बनाता है ATP के फॉर्म में बनाता है। ATP क्या है, एक यूनिट, जैसे किसी भी चीज को मेजर करते हैं ना डिस्टेंस वगैरह, तो किलोमीटर, लीटर, वैसे ही एनर्जी को मेजर करते हैं ATP, ठीक है। मतलब ATP इसका एक जैसे एक्सचेंज करने के लिए करेंसी बोला जाता है ना, जैसे अभी हम किसी दुकानदार से कोई चीज खरीदते हैं या बाय करते हैं, सेल करते हैं, तो मनी हमारी वो करेंसी है ना, रुपी, उसके बेसिस पे हम अपने चीजों को सेल करते हैं और परचेस करते हैं। वैसे ही जब एनर्जी का प्रोडक्शन होता है या ट्रांसफर होता है तो वो ये इसी करेंसी में होता है, ठीक है। इसको हम एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी करेंसी, ठीक है। तो ATP के फॉर्म में एनर्जी बनी। अब क्या है, नॉर्मली हमारी सेल अभी न्यू बनी हुई है, ये एकदम यंग सेल है, ठीक है, ये यंग सेल है तो सारी फंक्शनिंग एकदम अच्छे से परफॉर्म करेगा। तो क्या है, ये कितनी ATP बना रहा है, सपोज ये हमारे बॉडी में 20 ATP का फॉर्मेशन कर रहा है, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है 20 ATP का फॉर्मेशन कर रहा है। कुछ टाइम के बाद, अभी क्या है, कुछ टाइम के बाद ये ओल्ड सेल हो जाएगी, है ना। तो जब ओल्ड एज में आ गई, जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स ओल्ड एज में जाएंगे तो अभी जितने एफिशिएंटली वर्क कर पा रहे हैं तब हम ऐसा वर्क नहीं कर पाएंगे। वैसे ही हमारी जो सेल है वो ओल्ड एज में जब चली गई, थोड़ी सी ओल्ड हो गई, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया ना अब 20 ATP एनर्जी नहीं बना पाएगा, कम हो जाएगा। सपोज इसमें 12 ATP का प्रोडक्शन किया, ठीक है। हमारे सेल को जरूरत कितनी है, सपोज 20 ATP, और ये सेल हमको 20 ATP दे रही थी। अब क्या हुआ, अब हमारे सेल को 20 ATP की ही नीड है। नीड कितने की है, हमारी जो नीड है वो 20 ATP की है, ठीक है। तो ये वाली सेल हमको 20 ATP प्रोडक्शन करके दे रही है, लेकिन इस सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया वो 20 ATP का प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा, मतलब ये अपने फंक्शन को प्रॉपर वे में परफॉर्म नहीं कर पा रहा है।
ठीक है, फंक्शन जो भी है इसका नॉट परफॉर्मिंग इन प्रॉपर वे, नॉट परफॉर्मिंग इन प्रॉपर वे, ठीक है, ये हमारे फंक्शन को प्रॉपर वे में परफॉर्म नहीं कर रहा है, ठीक है। अब जब ये हमारे फंक्शन को प्रॉपर वे में परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो हमारे लिए यूजलेस हो गया ना, जितनी एनर्जी हमको चाहिए थी उतनी एनर्जी दे ही नहीं रहा है हमको, बहुत अब हमको दूसरे सेल से एनर्जी लेनी पड़ती है, तो क्या हुआ ये अब एफिशिएंटली काम नहीं कर पा रहा है और हमारे सेल में इतनी स्पेस भी कवर करके रखा हुआ है। तो लाइसोसोम क्या करेगा, जब ये बात लाइसोसोम को पता चलेगी कि हमको 20 एटीपी की जरूरत थी, 12 एटीपी बना के दे रहा है, ये बात जब लाइसोसोम को पता चलेगी ना, लाइसोसोम कहाँ है अपना, ये रहा लाइसोसोम, ये रहा लाइसोसोम, ठीक है। और इसके अंदर हमारा फ्लूइड मटेरियल फिल्ड, ये पूरा फिल्ड है, इसके अंदर क्या फ्लूइड, उसी फ्लूइड को हम क्या बोल रहे थे, डाइजेस्टिव एंजाइम, है ना। तो ये हमारा लाइसोसोम है, लाइसोसोम, ठीक है, ये अपना लाइसोसोम जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम फिल्ड है। जब ये बात हमारे माइटोकॉन्ड्रिया की फंक्शनिंग के बारे में हमारे लाइसोसोम को पता चली तो लाइसोसोम क्या करेगा, ट्रेवल करके आएगा माइटोकॉन्ड्रिया के पास, ट्रेवल करके आएगा माइटोकॉन्ड्रिया के पास, ठीक है। तो लाइसोसोम अभी यहाँ था, अब आ गया इधर, ठीक, इधर आ गया, अपने डाइजेस्टिव एंजाइम को भी लेके आएगा, इसी के अंदर तो प्रेजेंट है, ठीक है। अभी क्या होगा, जब इसको पता चले कि अपनी फंक्शन को एफिशिएंटली परफॉर्म नहीं कर पाए तो ये अपना जो डाइजेस्टिव एंजाइम इसके अंदर प्रेजेंट है ना लाइसोसोम के अंदर, ये अपना डाइजेस्टिव एंजाइम इसके ऊपर सिक्रीट करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर थोड़ा सा सिक्रीट करेगा, ठीक है। और कुछ टाइम के बाद क्या होगा ना कि ये डाइजेस्टिव एंजाइम है, डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करता है, डाइजेशन, तो जहां भी पड़ेगा उस चीज को डाइजेस्ट अप कर जाएगा, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर जब ये डाइजेस्टिव एंजाइम गिरेगा ना तो माइटोकॉन्ड्रिया का डाइजेशन हो जाएगा, हाँ माइटोकॉन्ड्रिया का डाइजेशन हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही डाइजेस्टिव एंजाइम हमारा माइटोकॉन्ड्रिया पे फेल होगा, डाइजेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, डाइजेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, डाइजेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ से पूरा डाइजेस्ट हो जाएगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाएगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स जैसे कि प्रोटीन, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स यानी कि प्रोटीन, फैट और लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, इन सबके मॉलिक्यूल्स में ये ब्रेक हो जाएगा और यहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया हमारा गायब हो जाएगा। कैसे, देखो, जैसे ही हमको पता चला कि हमारे सेल में हमको जरूरत थी माइटोकॉन्ड्रिया से 20 एटीपी की, लेकिन हमको मिला कितना, 12 एटीपी। लाइसोसोम को ये बात पता चली, लाइसोसोम आया माइटोकॉन्ड्रिया के पास, उसके अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम था उसने माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर सिक्रीट किया, ठीक है, और सिक्रीट करने के बाद फिर माइटोकॉन्ड्रिया का डाइजेशन हो जाएगा, जैसे ही सिक्रीशन होगा डाइजेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा और फिर हमारे सेल तक कैसी दिखेगी, ये देखो, ये हमारी सेल थी, ये डबल मेम्ब्रेन थी न्यूक्लियस की, ठीक है, और ये हमारा न्यूक्लियस था, ठीक, और ये हमारा लाइसोसोम, और ये उसमें फिर डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे प्रेजेंट था ना, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया था, ये माइटोकॉन्ड्रिया था, लेकिन अब क्या हुआ, ये माइटोकॉन्ड्रिया जो यहाँ पे प्रेजेंट है ये डेड हो जाएगा, कैसे, क्योंकि इसके ऊपर डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज कर दिया लाइसोसोम ने और माइटोकॉन्ड्रिया का डाइजेशन शुरू, माइटोकॉन्ड्रिया कुछ टाइम के बाद प्रोटीन, फैट, लिपिड, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में ब्रेक हो जाएगा और यहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया गायब, ठीक है। तो इसने क्या किया, उस वेस्ट, ये हमारे लिए एक तरीके से पहले हमें जब 20 एटीपी दे रहा था तो ये हमारे लिए यूजफुल था, लेकिन अब ये 20 एटीपी प्रोड्यूस करने के लिए एफिशिएंट नहीं रह गया, तो ये हमारे लिए यूजलेस हो गया, ठीक है। तो पहले जब ये हमारे लिए 20 एटीपी प्रोड्यूस कर रहा था तो ये हमारे लिए यूजफुल था, अब ये क्या है, ये हमारे लिए यूजफुल है, लेकिन जब ये हमें 20 एटीपी की बजाय 12 एटीपी का प्रोडक्शन करके देने लगा तो ये हमारे लिए यूजलेस नजर आने लगा, और फिर
लाइसोसोम ने अपना डाइजेस्टिव एंजाइम इसके ऊपर सिक्रीट करके इसका डाइजेशन कर दिया और यूजलेस चीजों को इसने रिमूव कर दिया, माइटोकॉन्ड्रिया रिमूव हो गया हमारे सेल से। तो इससे हमें लाइसोसोम का फंक्शन तो समझ आ गया। इससे हमें ये पता चला कि लाइसोसोम क्या करता है, हमारे सेल के अंदर जितने भी यूजलेस ऑर्गेनेल्स, यूजलेस मटेरियल्स होते हैं उनका डाइजेशन करता है। ठीक है, तो फंक्शनिंग ऑफ लाइसोसोम समझ आई। फंक्शनिंग ऑफ लाइसोसोम, फंक्शनिंग ऑफ लाइसोसोम समझ आया। वही कि इट digest up all the useless organelle as well as materials। मतलब ये कि हमारा जो लाइसोसोम है वो क्या काम करता है, हमारे सेल में जितने भी यूजलेस ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है प्लस अलॉन्ग विद यूजलेस मटेरियल्स प्रेजेंट है उनका डाइजेशन करता है और हमारे सेल को क्लीन करता है। ठीक है, जितने भी यूजलेस ऑर्गेनेल्स थे, यूजलेस मटेरियल्स था, उनका डाइजेशन किया और हमारे सेल को क्लीन भी कर दिया। ठीक है, तो ये था हमारे लाइसोसोम का फंक्शन। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अब जैसे यहाँ पे तो एक ऑर्गेनेल की बात हुई कि जब यंग स्टेज पे ये प्रॉपर टाइप से अफेक्ट करता था, लेकिन जैसे ही ओल्ड एज में आया तो फिर हमारे सेल में जो ऑर्गेनेल्स थे वो अब एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, एक टाइम ऐसा भी आता है, ये तो एक ऑर्गेनेल की बात थी, लेकिन ओल्ड एज में जब और भी ज्यादा ओल्ड हो जाएगा, बहुत ज्यादा ओल्ड हो जाएगा, वेरी ओल्ड हो जाएगा, तब क्या होगा, हमारे पूरी की पूरी सेल अच्छे से काम नहीं कर पाएगी, है ना। अभी तो ये धीरे धीरे एक एक ऑर्गेनल को खोजेगा, जो अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है उसको डाइजेस्ट कर जाएगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारी सेल बहुत ज्यादा ओल्ड हो जाएगी और तब हमारी पूरी की पूरी सेल अनेबल टू वर्क एफिशिएंटली, है ना, तब हमारी पूरी की पूरी सेल अनेबल टू एक्ट प्रॉपर्ली, तब पूरी की पूरी सेल हमारी अच्छे से काम नहीं कर पाएगी। तब ये लाइसोसोम को पता चलेगा जब कि जिस सेल में मैं रह रहा हूँ वो सेल अच्छे से अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रही है, तो ये क्या करेगा, अपनी ये जो मेम्ब्रेन है ना, इसके अराउंड जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, इस मेम्ब्रेन को ये रप्चर कर देगा, इस मेम्ब्रेन को ये रप्चर कर देगा, ब्रेक कर देगा, और इसके अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट था, अब वो उस डाइजेस्टिव एंजाइम को पूरे सेल में ऐसे 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 स्प्रेड कर देगा, पूरे सेल में उस डाइजेस्टिव एंजाइम को स्प्रेड आउट कर देगा, और कुछ टाइम के बाद ये पूरी की पूरी सेल बर्स्ट हो जाएगी। जैसे ही ये डाइजेस्टिव एंजाइम पूरे सेल में स्प्रेड होगा, ये पूरी की पूरी सेल हमारी बर्स्ट हो जाएगी और ये सेल डेड हो जाएगी। ठीक है, तो क्या हुआ कि व्हेन द लाइसोसोम गॉट द मैसेज कि हमारी सेल अब प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पा रही है, तो इसने अपना मेम्ब्रेन रप्चर किया। पहला स्टेप रप्चर्स मेम्ब्रेन, रप्चर्स मेम्ब्रेन, अपनी मेम्ब्रेन को रप्चर किया, स्प्रेड इट्स डाइजेस्टिव एंजाइम थ्रू आउट द सेल। ठीक है, अपनी मेम्ब्रेन को रप्चर किया, पूरे सेल के अंदर अपने डाइजेस्टिव एंजाइम को स्प्रेड करने के बाद डाइजेस्ट दी होल सेल, पूरी की पूरी सेल को डाइजेस्ट कर जाएगा, एंड द सेल नाउ बिकम डेड। नाउ द सेल बिकम डेड, और अब हमारी जो सेल थी वो डेड हो गई। सेल अब यहाँ पे डेड हो जाने के बाद क्या होगा, ये सेल यहाँ से जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का डाइजेशन हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया डेड हो गया, यहाँ से गायब हो गया, वैसे ही इस सेल का जब डाइजेशन हो जाएगा, ये सेल जब हमारी डेड हो जाएगी, तो यहाँ से पूरी की पूरी सेल गायब हो जाएगी, ये एरिया ब्लैंक स्पेस में बदल जाएगा, और फिर इसके बगल में जो दूसरी सेल प्रेजेंट होगी वो सेल डिवीजन की प्रोसेस से इस जगह को वापस फिलअप कर देगी। ठीक है,
तो जब कभी भी हमारा लाइसोसोम एक ऑर्गेनेल को फिनिश करता है तो वो हमारे सेल को क्या कर रहा है, क्लीन कर रहा है, ठीक है। लेकिन जब कभी भी एक लाइसोसोम पूरी की पूरी सेल को ही फिनिश कर देता है तो इसी लाइसोसोम को तब हम उस सिचुएशन में क्या बोल देते हैं, सुसाइडल बैग बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, सुसाइडल बैग, ठीक है। जब हमारा लाइसोसोम, ठीक है, जब हमारा लाइसोसोम किसी एक सेल ऑर्गेनेल को ईट अप कर रहा है, डाइजेस्ट कर रहा है, तो वो हमारे सेल को क्लीन कर रहा है, यूजलेस ऑर्गेनेल को रिमूव करके हमारे सेल को क्लीन कर रहा है। लेकिन जब कभी भी हमारा लाइसोसोम पूरी की पूरी सेल को ही ईट अप कर जा रहा है, डाइजेस्ट कर जा रहा है, तो उस कंडीशन में उस लाइसोसोम को हम क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग बोलते हैं, ठीक है। तो यही वो रीजन है कि हम लाइसोसोम को सुसाइडल बैग बोलते हैं। ये वो फंक्शनिंग है जिस तरीके से हमारा लाइसोसोम यूजलेस ऑर्गेनेल्स को, यूजलेस मटेरियल्स को डाइजेस्ट करके हमारी सेल को क्लीन करता है, और एट अ टाइम जब उसको पता चल जाता है कि हमारी पूरी सेल ही एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पा रही है, तो वो पूरे सेल को ही डाइजेस्ट कर जाता है। कैसे, अपनी मेम्ब्रेन को रप्चर करके सारे एंजाइम को अपने सेल में स्प्रेड करता है, और कुछ टाइम के बाद हमारी सेल का डाइजेशन हो जाता है, हमारी सेल डेड हो जाती है। जैसे ही हमारी सेल डेड होगी, हमारी सेल यहाँ पे प्रेजेंट थी, अब वो ब्लैंक हो जाएगी। अब इसके बगल जो सेल प्रेजेंट थी वो वापस से सेल डिवीजन की प्रोसेस से इस जगह को फिल अप कर देंगे, ठीक है। तो ये था हमारा लाइसोसोम, ठीक है, ये था हमारा लाइसोसोम, और इसी के साथ हमारा ये लेक्चर होता है एंड, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, लाइसोसोम के बारे में पढ़ लिया, किस तरीके से लाइसोसोम बनता है, किस तरीके से लाइसोसोम में डाइजेस्टिव एंजाइम आते हैं, और किस तरीके से लाइसोसोम अपने डाइजेस्टिव एंजाइम का यूज करके सेल की क्लीनिंग करता है, और साथ ही साथ खुद को सुसाइडल बैग भी कहलवाता है ना। तो ये था हमारा लाइसोसोम। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू चीज़ों की स्टडी करेंगे। वेल, दिस इज ऑल अबाउट द लाइसोसोम, ठीक है। तो अगर कोई डाउट होगा यू कैन आस्क, देयर आफ्टर वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।